नमस्कार बच्चों, मैं इलाको श्रेष्ठ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। आज हम विज्ञान के 9th चैप्टर प्रकाश का अंतिम भाग शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, निबंधात्मक प्रश्नों को देखेंगे कि किस प्रकार से किया जाता है, साथ में आंकिक प्रश्नों को हल करके भी देखेंगे। ठीक है बच्चों, ये है हमारा 17वां भाग। शुरू करते हैं, आइए। पर उससे पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगी आपको कि निबंधात्मक प्रश्न जो होते हैं बच्चों, 5 नंबर के आपके आते हैं या 4 नंबर के भी हो सकते हैं। पर निबंधात्मक अपने आप में कोई एक बड़ा प्रश्न नहीं है, इसमें छोटे छोटे 2 या 3 या 4 प्रश्न आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो जो आप अति लघुतरात्मक कर रहे हैं, उनके जोड़ के भी एक बड़ा निबंधात्मक बन सकता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे किस तरह से निबंधात्मक प्रश्न होंगे। तो पहला प्रश्न हमारा निबंधात्मक का आता है, एक अवतल दर्पण के लिए बिंब की निम्न स्थितियों में प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति के बारे में किरण चित्र बनाकर समझाइए। यहाँ पर क्या बनाना है हमको, किरण चित्र। ठीक है बच्चों, और साथ में हमें स्थिति और प्रकृति के बारे में समझाना भी है, किसकी, प्रतिबिंब की। तो जो ये 5 स्थितियां दे रखी हैं, हम 5 चित्रों के निर्माण से बताएंगे। लेके आ रहे हैं हम यहाँ पे अवतल दर्पण, और ये प्रतिबिंब अवतल दर्पण से ही हमको बनाने हैं। तो सबसे पहले स्थिति जैसे दे रखी है, जब बिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। मैंने आपको बताया था अवतल दर्पण का निर्माण किस तरह से करना है। तो जब अवतल दर्पण का निर्माण करोगे, तो जैसे पहली स्थिति आई आपकी कि जब बिंब कहाँ पर है, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य, यही बोल रहा है। तो यहाँ से प्रकाश, ये F बना दोगे यहाँ पे, ये प्रकाश की किरण गई। चूंकि ये क्या है, अवतल दर्पण है, तो ये अभिसारित होगी प्रकाश की किरण। अब दूसरी वाली हम किरण लेंगे तिर्यक, जो यहाँ पे इस तरह से काटेगी। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, आपका C और F के मध्य। तो वो ये कह रहा है ना, स्थिति और प्रकृति बताइए। तो स्थिति आपने बता दी, प्रकृति वास्तविक है और कैसा है, उल्टा, क्योंकि ये सचमुच में रेखाएं मिल रही हैं। आप इस तरह से बता सकते हैं। साथ में ये भी कह सकते हैं प्रतिबिंब वस्तु से कैसा होगा, छोटा होगा। मैंने आपको पहले भी बोला है कि किरण चित्र पूछा जा रहा है, पर आपको प्रतिबिंब की 4 विशेषताएं लिखनी होंगी। दूसरी स्थिति जैसे बोल रहा है वो आपको, जब बिंब कहाँ पर है, वक्रता केंद्र पर है। तो आप यहाँ पे फिर से बनाएंगे अपना अवतल दर्पण, और फिर इसमें ये मुख्य अक्ष हो गई, ये ध्रुव हो गया, ये क्या हो गया, C हो गया, और ये क्या हो गया, F। तो वस्तु कहाँ स्थित है, वक्रता केंद्र, C को ही कहते हैं। ये प्रकाश की किरण गई और फोकस बिंदु से निकल गई। दूसरी ये तिर्यक आई और ये यहाँ से निकल गई। तो कहाँ काटेंगी, वक्रता केंद्र पर ही ये काटेंगी। तो वहाँ पर ये प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इस तरह से आपको सारे किरण चित्रों का निर्माण करना है। अब ये दूसरा वाला आपने किरण चित्र बनाया। अब यहाँ पे ये लिखना भी होगा आपको सभी चित्रों में कि ये क्या है, अवतल दर्पण है, और ये क्या है, वस्तु है, और ये क्या है, प्रतिबिंब। ऐसे ये वस्तु और ये क्या है, प्रतिबिंब है। ये लिखना भी आपको होगा। तीसरी स्थिति क्या है, जब बिंब वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच हो। तो इसमें कहाँ बनेगा, एक बार हम फिर से याद कर लेते हैं। वैसे आप कई बार हम इस चीज़ को दोहरा चुके हैं, तो आप समझ चुके होंगे, पर फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि इसमें कहाँ बनेगा, जब बिंब वक्रता केंद्र फोकस के बीच होगा। ये इस तरह का, ये क्या हो गया हमारा अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष हो गया, और ये इसका O यानी ध्रुव, ये हो गया C, और ये हो गया क्या, F यहाँ पर। ठीक है, ये C है। अब हमें कहाँ रखी थी वस्तु हमारी, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। यहाँ हमने वस्तु रख ली। ये प्रकाश की किरण गई और ये फोकस बिंदु से गुजर गई। दूसरी प्रकाश की किरण तिर्यक है और ये इधर से गुजर गई। तो ये कहाँ काट रही है, C के परे, यानी अनंत और C के मध्य काट रही है। तो स्थिति तो आपने दिखाई दी और लिखना भी है। अनंत और C के मध्य बनता है प्रतिबिंब, कैसा है, वस्तु से बड़ा है, वास्तविक है, और कैसा है, उल्टा होता है। तो इस तरह से आप इस तीसरे का चित्र बनाएंगे। जब वस्तु कहाँ स्थित है, फोकस पर। तो चौथे पॉइंट में जब फोकस पर होगी, तब आप किस तरह से बनाएंगे, ये हो गया O, और ये आपका क्या है, दर्पण। यहाँ पर फोकस बिंदु है और यहाँ है क्या, वक्रता केंद्र। ये इस जगह पे, यहाँ पे वस्तु रखी हुई है, कहाँ पर, फोकस बिंदु पर। यही है हमारा चौथा पॉइंट। फोकस बिंदु से ये गई इधर से, और कहाँ, फोकस बिंदु से निकल गई। फिर ये तिर्यक रेखा है, ये भी यूँ निकल गई। तीर का निशान इस तरह से आप लगा देंगे इनमें सभी में। तो आप देखेंगे कि ये कैसे जा रही है, एक दूसरे के समांतर। तो समांतर रेखाएं कहाँ मिलती हैं, अनंत पर। तो हम यही कहेंगे, इसमें लिखना क्या होगा कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, और वस्तु से बड़ा बनेगा, और क्या होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अब
हम क्यों नहीं मिला रहे हैं इनको, क्योंकि वो अनंत पे जाके मिलेंगी। सामांतर रेखाएं अनंत तक सीधी सीधी चलते चले जाते हैं, हमें नहीं पता कहाँ मिलेंगी, इसलिए हमें लिखना पड़ेगा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पर, ये सॉरी अनंत पर बन रहा है। ठीक है, कब, जब वस्तु फोकस बिंदु पर स्थित होगी। अगली जो लास्ट स्टेज है वो क्या है, जब बिंब फोकस व ध्रुव के मध्य स्थित हो। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि अवतल लेंस से आपने कितनी स्थितियां पढ़ी थी, बताइए कितनी पढ़ी, सॉरी अवतल दर्पण से आपने कितनी स्थितियां पढ़ी थी, 6 स्थितियां पढ़ी थी। तो 5 स्थिति में तो वास्तविक और कैसा उल्टा प्रतिबिंब था, परंतु जो छठी स्थिति उसमें कैसा था, आभासी और सीधा प्रतिबिंब होता है। तो आप देखिएगा ये क्या है, अवतल दर्पण। थोड़ा इसको इधर की साइड बनाते हैं जिससे हमें पीछे की तरफ जगह मिल जाए। ये हो गया एक आपका अवतल दर्पण, इसमें ये मुख्य अक्ष हो गई, ये इसका क्या हो गया O बिंदु, और ये इसका C, और ये क्या हो गया F। इस मुख्य अक्ष को इसमें हमें पीछे की ओर बढ़ाना है। वस्तु कहाँ स्थित है, यहाँ पर F और O के मध्य। ये प्रकाश की किरण गई और फोकस बिंदु से गुजर गई। अगली तिर्यक है, ये इस तरह से गुजर गई, तो ये भी प्रकाश की किरण जा रही है, ये भी इस तरह से। तो देख रहे हो ये एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं, तो दूर होती किरणें तो अनंत पर भी नहीं मिलेंगी, और अनंत से परे तो कुछ भी नहीं है। तो यदि हम इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएं, डॉट डॉट वाली लाइन बनाएंगे आप, तो पीछे की ओर जहाँ ये मिलेंगी वहीं पर वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। तो इसमें प्रकृति कैसी हो गई, आभासी, और कैसा बनेगा, सीधा और वस्तु से बड़ा। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो पाएगा। तो आपको 5 के किरण चित्र बनाने हैं और उनके नीचे उनकी स्थिति और प्रकृति बतानी है। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा आता है इसमें वो है, अवतल दर्पण से अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, अपवर्तन के नियम लिखिए एवं कांच के स्लैब की सहायता से प्रकाश किरण के अपवर्तन को समझाइए। मैंने जैसा कहा था कि कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे पहला प्रश्न में था, और इसमें भी कई बातें पूछी गई हैं, कई सारे प्रश्न जुड़े हुए हैं। जैसे अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पे परिभाषा और थोड़ी सी हमें उसकी व्याख्या भी करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद अपवर्तन के नियम लिखिए, दूसरी बात पूछ ली। तीसरी बात क्या है, कांच के स्लैब की सहायता से प्रकाश किरण के अपवर्तन को समझाइए। अब यहाँ पर जो 3 बातें हैं, सबसे पहले हम देंगे अपवर्तन की परिभाषा, तो आप उत्तर लिखेंगे और हेडिंग डालेंगे क्या, अपवर्तन। अंडरलाइन करिए इसको, और फिर अपवर्तन के बारे में लिख देंगे। क्या था पिछले वाले उसमें भाग में, क्या थी अपवर्तन की परिभाषा, कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो पृथक्कारी तल से अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। तो वही हमको यहाँ पे लिखनी है। और नेक्स्ट पैराग्राफ से क्या लिखेंगे कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का वेग अलग अलग होने के कारण अपवर्तन के दौरान जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो उसका वेग परिवर्तित होता है, जिसके कारण ये घटना होती है। ठीक है बच्चों, ये लिखना पड़ेगा। और उसमें ये भी लिखेंगे फिर आगे कि सघन से विरल में जाती है तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हो जाती है, और विरल से सघन में आती है तो अभिलंब के पास आ जाती है। और एक चित्र आप कोई सा भी बनाएंगे, चाहे सघन से विरल का बना लीजिएगा, चाहे किसका बनाएंगे, विरल से सघन का, और वो कहाँ बनाएंगे, अपवर्तन के बाद। ठीक है बच्चों, उसके बाद वो पूछ रहा है अपवर्तन के नियम, हेडिंग डालिएगा। दूसरा हेडिंग क्या हो जाएगा हमारा, अपवर्तन के नियम। आपको पता ही है 2 नियम हैं, कौन कौन से हैं बताओ, हेडिंग डाल के लिखेंगे अपवर्तन के निम्न 2 नियम हैं। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो एक स्थिर राशि होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक, और उसे हम म्यू से प्रकट करते हैं। ये स्नेल का नियम है। और उसमें ये भी लिखेंगे साइन आई बटे साइन आर बराबर है म्यू या स्थिरांक। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपकी दूसरी बात भी पूरी हो गई। अब रही तीसरी बात, वो क्या कह रहा है, कांच के स्लैब की सहायता से प्रकाश किरण के अपवर्तन को समझाइए। तो यहाँ पर आपको चित्र बहुत अच्छा बनाना है। कौन सा, कांच की सिल्ली वाला। आपको ध्यान है, आपने कौन सा, ये मिटा देती हूँ मैं, आपने कौन सा बनाया था चित्र, कांच की सिल्ली का एक प्रयोग किया था हमने अपवर्तन को बताने के लिए। इस तरह से हमने कांच की सिल्ली ली थी, एक प्लेन कागज कार्डबोर्ड पे बिछाया सफ़ेद रंग का, और उस पर हमने ए बी एक रेखा खींची स्केल की सहायता से, इस पर सिल्ली रख के इधर सी डी रेखा भी हमने खींच ली और इनको भी हमने मिला दिया। उसके बाद हमने सिल्ली को हटाया और इस ए बी रेखा पे हम क्या करेंगे, एक अभिलंब खींचेंगे और उस पर जैसे आपने 30 डिग्री पे एक कोण बनाकर 2 ऑल पिन्स इस रेखा पर लगा ली। मान लीजिए कौन सी हो गई आपकी, P और
Q, ये दो ऑलपिन्स हो गए आपकी P और Q। अब हम सिल्ली को रखेंगे वापस और यहाँ से सिल्ली की इस जगह से चौड़ाई में से हम इन ऑलपिन्स के प्रतिबिंब को देखेंगे। तो जहाँ हमें प्रतिबिंब दिखाई देंगे वहीं पर हम क्या कर लेंगे, दो ऑलपिन्स लगा लेंगे। जैसे ये लगा ली हमने, ये PQ थी, ये हो गई जैसे R और S। अब हम सिल्ली को हटाएंगे, इस जगह पे एक अभिलंब खींचेंगे और इस रेखा को यूं करके मिला देंगे। फिर इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे। ये मान लीजिए N हो गया और ये क्या हो गया, N डैश हो गया। तो इनको आपस में मिला दिया। यहाँ आपतन कोण हो गया, ये अपवर्तन कोण हो गया, ये निर्गत कोण हो गया और ये भी एक प्रकार से क्या हो गया, आपतन कोण ही हो गया। किसके लिए, इस कोण के लिए। ये बनाना है आपको। साथ में एक वो भी बनाएंगे जिसमें अगर प्रकाश की किरण अभिलंब पर आपतित हो रही है तो क्या होगा, वो सीधी ही गुजर जाती है। इस तरह का एक चित्र बनाया था हम लोगों ने। तो ये पूरा आपको चित्र देना है और पूरा नामांकन भी करना है। तो ये कह रहा है स्लैब की सहायता से प्रकाश किरण के अपवर्तन को समझाइए। तो यहाँ पर आप पूरा चित्र बनाएंगे ढंग से और शॉर्ट में विधि भी लिखेंगे और उस विधि को पॉइंट्स में देंगे। ठीक है बच्चों, आइए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे हमारा। एक उत्तल दर्पण के लिए बिंब की निम्न स्थितियों में प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति के बारे में किरण चित्र बनाकर समझाइए। क्या बताना है, उत्तल दर्पण के लिए बिंब की निम्न स्थितियों में प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बनानी है। यानी यहाँ पर हमको क्या दे दिया, उत्तल दर्पण दे दिया और उत्तल दर्पण के लिए स्थितियाँ दे दी जो दो दे रखी हैं जिन पर हमको प्रतिबिंब बनाना है। आपने वैसे भी पढ़ा था, आपको याद आ गया होगा कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब की दो ही स्थितियों में प्राप्त किया था। उत्तल दर्पण से हमने प्रतिबिंब दो स्थितियों में प्राप्त किया था। कौन कौन सी, पहला जब वस्तु अनंत पर है और दूसरा जब वस्तु कहाँ पर, ध्रुव से लेकर अनंत के मध्य कहीं भी निश्चित बिंदु पर स्थित हो, तब जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा। तो आपको दोनों ही स्थितियों को लेना है। सबसे पहली बात, उत्तल दर्पण की जो पहली स्थिति है ये वाली थी। इस तरह से हमारा क्या है उत्तल दर्पण, ये आप बनाएंगे क्या, मुख्य अक्ष यहाँ पर, और इस मुख्य अक्ष पर आप यहाँ बना दिया आपने, जैसे क्या बना दिया C वक्रता केंद्र, और इधर क्या बना दिया आपने F, यानी ये क्या है फोकस बिंदु और ये हो गया ध्रुव। अब इस पर अनंत से आ रही है प्रकाश की किरण, तो वस्तु तो हम बनाएंगे नहीं पर हम प्रकाश की किरणों को दिखाएंगे। तो ये अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण आई इधर और ये अपसारित हो गई, क्योंकि इससे प्रकाश क्या होगा, अपसारित होगा। इसी तरह से नीचे से एक प्रकाश की किरण आई, वो भी क्या हो गई, अपसारित हो गई ये। पर इन दोनों किरणों को अगर हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ प्राप्त होगा, हमको बताइए। ये अपसारित हो गई, तो इसलिए अगर यहाँ मुख्य अक्ष बढ़ाइए तो ये पीछे की ओर कहाँ काटती नजर आती हैं, इस जगह पर फोकस बिंदु पर काटती नजर आती हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो उत्तल दर्पण का जो फोकस बिंदु किस तरफ हुआ, दाईं तरफ हुआ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रकाश की किरणों से मिलती प्रतीत हो रही है या हम कह सकते हैं आती प्रतीत हो रही है। तो कहाँ बना प्रतिबिंब बताइए, दर्पण के पीछे बना, ठीक है। और अनंत से आ रही है तो कहाँ बना, फोकस बिंदु पर बना। तो स्थिति हमने बना दी फोकस बिंदु पर। अनंत की चीज है, हमें दिखाई नहीं दे रही तो प्रतिबिंब भी दिखाई नहीं दे रहा, तो हम लिखेंगे बिंदुवत बना है प्रतिबिंब, ठीक है बच्चों। और आभासी प्रतिबिंब है तो कैसा होगा, सीधा होगा। तो ये बातें हमको यहाँ पर इसमें लिखनी होंगी। दूसरी स्थिति, जब बिंब किसी निश्चित दूरी पर स्थित हो, तो ऐसी स्थिति में यदि हम प्रतिबिंब बनाते हैं तो वो किस प्रकार से बनाएंगे, वो भी देखते हैं। किससे, उत्तल दर्पण से। मान लीजिए ये क्या है आपका उत्तल दर्पण है, ये इसका पॉलिश्ड भाग हो गया और ये क्या है यहाँ पे इसकी मुख्य अक्ष, यानी ये O और ये यहाँ पे मुख्य अक्ष। अब वस्तु कहीं भी स्थित हो निश्चित दूरी पर, तो मान लीजिए हमने वस्तु कहाँ स्थित कर दी, यहाँ पर वस्तु को स्थित कर दिया। तो पहली प्रकाश की किरण गई, क्या हो गई, अपसारित हो गई, ठीक है। अब इसको यदि हम पीछे बढ़ाते हैं तो ये मुख्य अक्ष पर कहाँ काटती नजर आती है, फोकस बिंदु पर काटती नजर आती है। अब दूसरी प्रकाश की किरण मान लीजिए हमने तिर्यक ले ली और ये इस तरह से चली गई, ठीक है। तो इसको भी यदि पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो ये कहाँ काटेंगी, यहाँ, और जहाँ काटेंगी वहीं पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो आप लिख सकते हैं प्रतिबिंब कहाँ बना, O और F के मध्य। ये बात हमने की थी कि यदि इस स्थिति में कोई भी प्रतिबिंब जो बिंब होगा वो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, O और F के मध्य बनता है। कैसा, आभासी और सीधा और वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपका ये तीसरा प्रश्न भी क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा है वो,
4th नंबर का क्वेश्चन, किरण चित्रों की सहायता से एक अवतल लेंस में प्रतिबिंब की स्थिति व स्वरूप को समझाइए, जबकि बिंब कहाँ स्थित है? लेंस के फोकस बिंदु पर f1 2f1 के बीच और 2f1 से अनंत के बीच कहीं भी स्थित है। ठीक है बच्चों, अब इसको बनाने से पहले हम क्या देखेंगे? कौन सा लेंस ले रहे हैं? अवतल लेंस। ठीक है, और क्या बताना है हमें? प्रतिबिंब की स्थिति और स्वरूप को बताना है। यहाँ अवतल लेंस लिया गया है, तो आप याद करिएगा कि लेंस दो थे, उत्तल और अवतल। उत्तल लेंस से 6 स्थितियां हमने देखी थी और अवतल लेंस से कितनी देखी थी? 2। पर यहाँ तो आपको 3 दे रखी है भाई, तो क्या करोगे? ये आपको चक्कर में डालने के लिए, घुमाने के लिए प्रश्न दिया गया है। आप याद करिए अवतल लेंस की 2 स्थितियां, एक तो अनंत पर जब वस्तु थी तब प्रतिबिंब बनता था, और दूसरी स्थिति थी कि प्रकाशिक केंद्र से लेके अनंत के बीच कहीं भी वस्तु स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो जो दूसरी स्थिति थी उसी में हमें 3 स्थितियां यहाँ पे दी गई हैं, तो हम देखते हैं इनके कैसे बनेंगे। अवतल लेंस है, किस तरह का होगा? ये आ गया आपका अवतल लेंस। ठीक है बच्चों, ये हो गया मुख्य अक्ष, ये बिंदु O। अब पहले C1 बनाएंगे और फिर F1 बनाएंगे। इसी तरह से बराबर नाप का यहाँ पे C2 बनाएंगे और फिर ये F2 बनाएंगे। C1 C2 एक्चुअली 2F1 और 2F2 हैं। ठीक है बच्चों, पहली स्थिति फोकस बिंदु पर वस्तु स्थित है, यहाँ वस्तु स्थित है। पहली प्रकाश की किरण गई, लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो गई? अपसारित हो गई। ठीक है, अब ये प्रकाश की किरण फोकस बिंदु पे तो काट ही नहीं रही है जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, पर यदि इसे पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो ये कहाँ काटती नजर आती है? फोकस बिंदु पे से आती है, मिलती प्रतीत होती है। ठीक है बच्चों, दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजर गई सीधी, ये इस तरह से। तो जहां ये दोनों काट रही हैं वहीं वस्तु का क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो अब बताओ स्थिति क्या हुई? F1 और O के मध्य, ठीक है, फोकस बिंदु और O के मध्य बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। चूंकि ये पीछे की ओर बढ़ाई गई काल्पनिक रेखा है इसलिए कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। तो ये हो गई इसकी स्थिति और स्वरूप। ठीक है बच्चों, सेकंड जो आ रही है वो क्या है? दूसरी स्थिति को हम बनाते हैं। देखिए क्या है, आप दूसरी स्थिति ली है F1 और 2F1 के बीच, तो ये हमारा क्या हो गया? अवतल दर्पण हो गया, मान लीजिए, सॉरी अवतल लेंस। ये है आपका अवतल लेंस, ये हो गई मुख्य अक्ष, ये प्रकाशिक केंद्र, वही C1 F1 और ये C2 और ये हो गया F2। अब वस्तु कहाँ है? F और 2F1 के मध्य, यानी C1 के मध्य, यहाँ वस्तु आपकी स्थित है। प्रकाश की किरण गई, अपसारित हो गई इस तरह से, इसको पीछे की ओर बढ़ाया तो कहाँ मिलेगी? फोकस बिंदु पर मिलती प्रतीत होती है। दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से सीधी गुजर गई, तो जहां मिल रही हैं वहीं क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। और वही विशेषताएं कहाँ बना? F1 और O के मध्य बना। कैसा है? आभासी और सीधा है और वस्तु से छोटा है। इसी तरह से आपको तीसरे का बनाना है, आप वो भी देख लीजिएगा किस तरह से बनाएंगे आप। अब इनको सेम चित्र बनाएंगे, इनके बस स्थितियां क्या है? वस्तु की बदल रही हैं। तो किस तरह से बनेंगी आप देखिए, यहाँ पर ये क्या हो गया? हमारा अवतल लेंस हो गया, ये O बिंदु बीच का, ये C1, ये F1 और ये C2 और ये क्या हो गया? F2। बराबर दूरी पे है, वस्तु है 2F और अनंत के बीच, यानी यहाँ पर प्रकाश की किरण गई, अपसारित हो गई, पीछे की ओर बढ़ाया तो F1 पे मिलती है। दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से निकल जाएगी और प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? यहीं, यानी वहीं O और F1 के बीच, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। तो इस तरह से तीनों स्थितियों में आपको प्रतिबिंब का निर्माण करना है। और जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हर एक के नीचे आपको लिखना पड़ेगा स्थिति और स्वरूप के बारे में। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न हमारा आता है, किरण चित्र बनाते हुए उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति बताइए। यानी उसी प्रकार के प्रश्न है, बस हमारा लेंस बदल गया है। इस लेंस में, उत्तल लेंस में
हमने 6 स्थितियां देखी थी, हमें यहाँ पे 5 स्थितियां दे रखी हैं, पांचों में हमको प्रतिबिंब का निर्माण करना है। तो सबसे पहली स्थिति हमारी कौन सी है? फोकस एवं प्रकाशिक केंद्र के मध्य। तो ये मान लीजिए आपका क्या है? उत्तल लेंस है। ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया बच्चों। ये O बिंदु, यहाँ C1 और ये F1 और ये C2 और इधर क्या हो गया? F2। पहली स्थिति है प्रकाशिक केंद्र और इसके मध्य। ये ले ली आपने वस्तु। अब ये प्रकाश की किरण गई यहाँ पे सीधी और कहाँ से? F2 से गुजर गई। ये गुजर गई। दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ गई भाई आपकी? बताइए। O बिंदु से, यानी प्रकाशिक केंद्र से गुजर गई। तो ये दोनों ही किरणें आप जो देख रहे हैं वो एक दूसरे से दूर हो रही हैं। यहाँ पास थी फिर और दूर हो गई। अब इनको आगे भी बढ़ाओगे तो ये क्या होती चलेंगी? दूर। तो ये तो मिलेंगी ही नहीं। पर यदि इनको पीछे की ओर बढ़ाया जाए इन प्रकाश की किरणों को, तो जहां मिलेंगी वहीं पर क्या बन जाएगा? इनका प्रतिबिंब बनेगा। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि प्रतिबिंब किस तरह से बन रहा है कि इनको पीछे की ओर बढ़ाने पर आप स्केल से खींचिएगा तो सीधी लाइन खींचेंगी और ये यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। तो कैसा बना इस स्थिति में प्रतिबिंब? बताइए। आभासी, क्योंकि ये काल्पनिक रेखाएं हैं, वस्तु से बड़ा, सीधा और कहाँ बन रहा है? बताइए। सी से परे। ठीक है। या हम कह सकते हैं कहाँ बनेगा? ये उत्तल लेंस के बाईं तरफ। ठीक है बच्चों, ये आपको बताना पड़ेगा। दूसरी स्थिति जो आ रही है वो है कौन सी? फोकस पर। तो फोकस पर यदि हमें बताना है तो हम किस तरह से बताएंगे बच्चों? उसको देखिएगा आप एक बार। यहां पर एक लेंस ले लिया, उत्तल लेंस, और अगली स्थिति हमारी फोकस पर है। वस्तु कहाँ स्थित है? फोकस बिंदु पर। ये हो गया C1, ये हो गया C2 और ये हो गया F2। फोकस बिंदु पर जब वस्तु स्थित है तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो पहली किरण गई, अभिसारित हो गई, ये इस तरह से। दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजर गई, ये O बिंदु था हमारा, वो अभिसारित हो गई। तो दोनों किरणें कहाँ जा रही हैं? समांतर। समांतर किरणें कहाँ मिलती हैं? अनंत पर। तो आप इसमें क्या लिखेंगे कि प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। वो चीज़ आप यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह से ये तीसरी स्थिति है हमारी, F1 व 2F के बीच हो तो आपका प्रतिबिंब किस तरह से होगा? हम देख लेते हैं यहाँ पे। F1 व 2F के, यानी यहाँ पर वस्तु स्थित है। तो आप देखिए प्रकाश की किरण गई और कहाँ से? फोकस बिंदु से निकल गई। ये F2 है, ये C2 है। ठीक है। ये क्या है? O। फोकस बिंदु से गुजर गई। दूसरी प्रकाश की किरण जो जाएगी वो कहाँ से जाएगी? प्रकाशिक केंद्र से। और कहाँ मिलेंगी ये दोनों? जब वस्तु F1 और CF1 के मध्य है तो ये C2 और अनंत के बीच में मिलेंगी। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो ये कैसा हुआ? वास्तविक उल्टा। कहाँ बना? C2 और अनंत के मध्य बना हमारा। और कैसा है? वास्तविक है। ठीक है। वस्तु से, बताइए कैसा है? वस्तु से, जब यहाँ वस्तु है तो ये वस्तु से कैसा है? बड़ा है। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमको यहाँ पे देना है। अगला जो आता है हमारा, कौन सी स्थिति है अगली आपकी? देखिएगा आप चित्र में। अगली स्थिति हमारी कौन सी है? 2F1 पर हो। किस पर है? जब वक्रता केंद्र पर हो। तो यहाँ पर आप देखिएगा किस तरह से बनाएंगे आप इसको। ये चित्र देखिएगा 2F1 पर। ये मुख्य अक्ष हो गई, ये आपका क्या हो गया? एक लेंस हो गया। ये इसका C2 पॉइंट और ये क्या हो गया? इसका C1 पॉइंट। ये F1 और ये O और ये क्या हो गया? F2। यहाँ पर वस्तु स्थित है, ये गई और क्या हो गई? अभिसारित हो गई। कहाँ से? फोकस बिंदु। ये क्या था? हमारा F2 था। ठीक है। यहाँ पे बराबर दूरी पर लेंगे हम इसको। अब अगली प्रकाश की किरण गई इससे और यहाँ पे मिल गई। तो अगली प्रकाश की किरण कहाँ से गई? प्रकाशिक केंद्र से गई और यहाँ मिल गई। तो ये भी कहाँ मिलेंगी? हमारी C2 बिंदु पर मिलेगी। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु के बराबर, वास्तविक, उल्टा और C2 पर बनेगा। तो ये आपको इसमें लिखना है। अब इसके बाद आता है अगला 2F1 व अनंत के बीच। इसको मिटा देते हैं, फिर बनाएंगे अपन लोग 2F1 व अनंत के बीच में। तो आप देखिएगा ये लेंस हो गया,
ये मुख्य अक्ष हो गई, ये इसका प्रकाशिक केंद्र, ये F2, ये क्या है F2, और ये C2 या 2F2 भी कह सकते हैं। इधर हो गया F1 और इधर हो गया 2F1। अब वस्तु कहाँ स्थित है? यहाँ पर अनंत और 2F1 के मध्य। देख लीजिएगा, यहाँ से प्रकाश की किरण आई, फोकस बिंदु से गुजर गई। अगली प्रकाश की किरण कहाँ से गुजरेगी? प्रकाशिक केंद्र से। तो प्रतिबिंब जो बनेगा कहाँ बनेगा? 2F2 और F2 के मध्य, जैसा इसमें बन रहा है। और कैसा? वास्तविक, उल्टा, और कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको ये प्रतिबिंब बनाना है। ये प्रश्न के बाद अगला प्रश्न हमारा जो आता है वो है, नेत्र दृष्टि दोषों के बारे में विस्तार से समझाते हुए उन्हें दूर करने के उपाय बताइए। तो यहाँ पे सारे नेत्र दोषों के बारे में बताना है। जो दृष्टि दोष आपने पढ़े थे, 5 थे हमारे, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, दृष्टि वैषम्य और मोतियाबिंद। इन 5 का ही आपको पहले तो ये बताना है कि ये दोष क्या है। जैसे मान लीजिए आपने लिया निकट दृष्टि दोष, तो आप बताएंगे वह दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है पर दूर की स्पष्ट नहीं दिखाई देती, वह दोष निकट दृष्टि दोष कहलाता है। इसके अंदर जो दूर बिंदु है वो कहाँ आ जाता है? निकट आ जाता है। ठीक है, ये तो आपने बता दिया इस रोग के बारे में। फिर इसका कारण बताएंगे। कारण लिखिए, क्या कारण है? लेंस की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो परिवर्तित हो जाती है, यानी इसकी फोकस दूरी जो है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसी तरह से फिर इसका निवारण बताएंगे कि इस रोग को दूर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? अवतल लेंस युक्त चश्मे का इस्तेमाल करते हैं, और वो भी उचित क्षमता वाले। तो ये यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, आप ये भी बता सकते हैं इसमें निवारण में कि लेज़र टेक्निक के द्वारा ऑपरेशन कराकर भी सही किया जा सकता है। फिर है यहाँ पे दूरदृष्टि दोष, जिसके बारे में आप बताएंगे। दूरदृष्टि दोष का हेडिंग डालिएगा, इसके बारे में बताइएगा क्या है? दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की नहीं दिखाई देती। क्यों? क्योंकि निकट बिंदु इसका दूर चला जाता है। कारण, लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है? अधिक, यानी लेंस लंबे हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। और इसको दूर कैसे किया जा सकता है? निवारण हेडिंग डाल के फिर लिखेंगे। इसके अंदर हम उचित क्षमता के उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं चश्मों में, इस तरह से हम इसको दूर कर सकते हैं। तीसरा रोग क्या है? जरा दृष्टि दोष। पर जरा दृष्टि दोष पढ़ें उससे पहले ये जान लीजिएगा, आपको इन दोनों ही दोषों में कम से कम 2-2 चित्र बनाने हैं। जैसे निकट दृष्टि दोष में आप वो चित्र बनाएंगे जिसमें ये बताया जा रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? रेटिना से पहले बन रहा है। ठीक है, और दूसरा चित्र निवारण वाला, जिसमें हम अवतल लेंस के इस्तेमाल से प्रतिबिंब को कहाँ प्राप्त कर रहे हैं? रेटिना पर प्राप्त कर रहे हैं। इसी तरह से दूरदृष्टि दोष में पहला चित्र वो बनाएंगे जिसमें दूरदृष्टि दोष दिखाया गया है और प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन रहा है। और दूसरा चित्र निवारण में जिसमें उत्तल लेंस के इस्तेमाल से प्रतिबिंब सही जगह पर यानी रेटिना पर बन रहा है। ये 2-2 चित्र आपको इसमें बनाने होंगे। फिर आप तीसरा लिखेंगे जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये लिखेंगे कि यह वह दोष है जिसमें निकट की वस्तु भी स्पष्ट नहीं दिखाई देती और दूर की वस्तु भी स्पष्ट नहीं दिखाई देती। कारण बताइए? लेंस का लचीलापन क्या हो जाना? कम हो जाना, और मांसपेशियां ढीली हो जाना। नेत्र की समंजन क्षमता के कारण ऐसा होता है। ठीक है, ये कारण हो गया। अब इसके बाद निवारण। निवारण में आप क्या बताएंगे भाई? इसके अंदर डिफोक्सीय लेंस का इस्तेमाल करते हैं जिसमें ऊपर की ओर अवतल और नीचे की ओर क्या होता है? उत्तल होता है। फिर अगला आ गया दृष्टि वैषम्य, जिसमें ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों प्रकार की रेखाएं एक साथ नहीं दिखाई देती हैं स्पष्ट। वही क्या है? दृष्टि वैषम्य। या तो ऊर्ध्वाधर स्पष्ट दिखाई देंगी या फिर क्षैतिज स्पष्ट कौन सी दिखाई देंगी? स्पष्ट दिखाई देंगी। कौन सी वाली? क्षैतिज रेखाएं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें देंगे। और इसका कारण क्या है? कॉर्निया की अनियमितता के कारण। और इसमें कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं? बेलनाकार लेंस इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह से इसको सही किया जा सकता है। फिर अगला हमारा क्या आ गया? लास्ट मोतियाबिंद। आपने पढ़ा ही था। मोतियाबिंद क्यों होता है? उम्र बढ़ने के साथ साथ लेंस की पारदर्शिता क्या हो जाती है? कम होती चली जाती है। दूधिया पदार्थ उसके अंदर बनने लगता है जिसके कारण लेंस प्रकाश को परावर्तित करता है। तो ये चीज़ आपको इसमें बतानी है। कारण क्या बताएंगे? कि उम्र बढ़ने के साथ साथ उसमें वाइट पदार्थ का बन जाना या दूधिया पदार्थ जैसा उत्पन्न होने लग जाना, और क्या होना? प्रकाश का परावर्तन होने लग जाना। किससे? लेंस की सहायता से या लेंस के द्वारा। तो इस तरह से मोतियाबिंद होता है। अब निवारण क्या है? इसका हम
ऑपरेशन करके कृत्रिम लेंस लगाते हैं जिसको हम इंट्राओक्यूलर लेंस कहते हैं। तो इस तरह से आप इन पांचों का वर्णन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे निबंधात्मक प्रश्न खत्म होते हैं। अब हमारे आते हैं कौन से? आंकिक प्रश्न। आंकिक मतलब न्यूमेरिकल्स। ध्यान से समझिएगा इनको। पहला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर। यदि एक बिंब 40 सेंटीमीटर पर रखा है तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। यानी हमको क्या बताना है? v बताना है, प्रतिबिंब की दूरी बतानी है हमें। और प्रतिबिंब का आवर्धन यानी वो कितना बड़ा या छोटा है ये भी हमको बताना है। अब जब भी आप इन सवालों को हल करेंगे तो आपको सूत्र याद होने चाहिए। मैंने कहा था, आपको सूत्र बताए थे सारे, कि इन सूत्रों को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब आप देखिए, पहले हम क्या करते हैं इस तरह के सवालों को हल करते समय, हमने उदाहरण में पढ़ा था ये चीज कि सबसे पहले हम वो मान रखेंगे जो हमको दे रखे हैं। तो यहाँ पे हमें दे रखा है अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर है बिंब दूरी कितनी है? 40 सेंटीमीटर, यानी यू दे रखा है 40 सेंटीमीटर। अब ये धनात्मक है या ऋणात्मक, ये किससे तय करेंगे? कार्तीय चिन्ह परिपाटी से। तो आपको ध्यान होगा कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो किस तरफ बनता है? बताइए बच्चों, कहां बनता है? दर्पण के बाईं तरफ। तो बाईं तरफ ही फोकस दूरी होती है और वस्तु हमेशा कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार किधर रखी जाती है? बाईं तरफ। तो u का मान इसलिए ऋणात्मक हो गया क्योंकि वस्तु कहाँ है? बाईं तरफ है। और फोकस दूरी अवतल दर्पण के लिए कैसी होती है? बाईं तरफ होती है। तो इसलिए ये भी क्या है? ऋणात्मक आएगा। तो यहाँ पर पूरा लिखना पड़ेगा आपको, ये -30 सेंटीमीटर, ये -40 सेंटीमीटर। अब हम वो लिखेंगे जो हमको ज्ञात करने हैं। तो एक तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है यानी v का मान ज्ञात करना है, दूसरा आवर्धन हमको ज्ञात करना है। तो दोनों के आगे आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि हमें ये ज्ञात करने हैं। अब सबसे पहली चीज प्रतिबिंब की दूरी। जब हमें f और u दे रखे हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला है। कौन सा? दर्पण सूत्र। तो आप लिखेंगे यहाँ पे दर्पण सूत्र से। क्या था दर्पण सूत्र? 1/v + 1/u बराबर है 1/f। तो सबसे पहले तो आप सूत्र डालेंगे। इस सूत्र को आप चाहें तो ब्लॉक में भी कर सकते हैं, जिससे आप हाईलाइट हो जाएगा कि आपने सूत्र लिख दिया है। अब आपको क्या ज्ञात करना है? v का मान ज्ञात करना है। तो v को हम सूत्र के किधर ले आएंगे? बताइए, बाईं तरफ। और बाकी चीजें हम किधर ले जाएंगे? दाईं तरफ। तो हमने क्या किया? सूत्र हमारा क्या था? देखिए 1/v + 1/u बराबर 1/f। हमें ज्ञात क्या करना है? v। तो v तो हमने इधर ही रहने दिया। इस +1/u को हम कहाँ ले जाएंगे? इस तरफ ले जाएंगे, बराबर के दूसरी तरफ। तो आप देखिए हमारा सूत्र क्या बना? 1/v बराबर है 1/f - 1/u। ये सूत्र हो गया हमारा। अब इस सूत्र में किसके? इसके हम दोनों मान रख देंगे। किस किसके? f और u के हमें दे रखे हैं। तो 1/v बराबर है 1/-30। किसका मान दे रखा है? आप देखिए -30 f का, और u का मान -40। तो अब यहाँ पे मान रख दिया हमने 1/f की जगह 1/-30, क्योंकि माइनस है इसलिए इसको ब्रैकेट में रख दिया। फिर यहाँ पे बीच में माइनस का निशान उतार लिया और u की जगह हमने 1/-40 रख दिया। अब इस चीज को हल करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमें इनके कोष्टक हटाने पड़ेंगे। तो कोष्टक हटाने के लिए हम क्या करेंगे? 1/v बराबर है, इसका जो माइनस है वो कहाँ जाएगा? आगे सामने आ गया और 1/30 हो गया। अब इसका भी ये ऊपर आएगा। तो जब इसका ऊपर आएगा तो माइनस माइनस दो निशान तो एक साथ हो ही नहीं सकते। तो माइनस और माइनस गुणा करके क्या बन जाते हैं? प्लस। तो यहाँ आ गया प्लस और 1/40। इस तरह की सिचुएशन में जब इनको हल करते हैं तो क्या लेते हैं हम? लघुत्तम। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया? इनका 30 और 40 का लघुत्तम लिया। तो कितना लिया यहाँ पे हमने? मान लीजिए लघुत्तम लेने के लिए नीचे आया आपका 120। अब 120 में हम 30 का भाग देंगे, 4 बार गया। 4 का इस 1 से गुणा करेंगे तो कितना आया? 4। और यहाँ पे माइनस निशान है तो ये 4 भी किसका आएगा? माइनस का। तो ये आ गया -4। इसी तरह से प्लस ये निशान आ गया। 40 का 120 में आप भाग देंगे तो कितनी बार गया? 3 बार। 3 का गुणा इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3, क्योंकि ये प्लस का है तो इसलिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह पहले से लगा हुआ है। अब आगे 1/v बराबर क्या हुआ? ये माइनस का है, ये प्लस का है, माइनस के ज्यादा हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? -1/120। समझे बच्चों? क्या आया? -1/120। यदि हमें v का मान निकालना है, ये तो 1/v का मान है, v का मान निकालना है तो v को भी ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये भी पलट जाएगा। तो v बराबर क्या आ गया? -120 सेंटीमीटर आपका आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? 120 क्या है? बताइए क्या है 120? प्रतिबिंब की दूरी। यानी हम लिखेंगे अब
कि अतः प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बन रहा है, 120 सेंटीमीटर पर बन रहा है, या प्रतिबिंब की दूरी कितनी है दर्पण से, 120 सेंटीमीटर है। पर आपने देखा था यहाँ पे क्या निशान है, माइनस का निशान है। इसका मतलब प्रतिबिंब किधर बन रहा है, दर्पण के बाईं तरफ। तो हम यहाँ पे ये भी लिखेंगे एवं प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के बाईं ओर बन रहा है। आपने पढ़ा था कार्तीय चिन्ह परिपाटी में कि जो भी चीज बाईं तरफ होंगी उनके चिन्ह क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। यहाँ माइनस 120 आया है तो माइनस का निशान ये बताता है कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के बाईं तरफ बन रहा है। अगली चीज हम निकालते हैं आवर्धन। तो आवर्धन के लिए हमारे पास सूत्र क्या है, m बराबर माइनस वी अपॉन यू। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि ये आवर्धन किसके लिए है बताइए, दर्पण के लिए। अगर लेंस के लिए होता तो ये माइनस नहीं आता, पर यहाँ दर्पण के लिए तो इसलिए m बराबर माइनस वी अपॉन यू से हम करेंगे इस चीज को। u हमें दे रखा है, v हमने निकाल लिया, तो m का मान रख दे, m का निकालने के लिए इनके मान रख देंगे। माइनस 120 आपने पढ़ा ही था, ये आया था यहाँ पे v का मान, और u का मान हमने पढ़ा है, दे रखा है माइनस 40। माइनस माइनस इनके कट गए, 40 का 120 में भाग दोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, माइनस 3। अब चूंकि ये माइनस तो चल रहा है ना, तो ये वाला माइनस आएगा, तो इसलिए माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हमारा आवर्धन कितना आया, माइनस 3, पर आवर्धन का मान तो है 3, और ये माइनस क्या बताता है कि जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, बताइए कैसा है, लिखिए प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बिंब का 3 गुना आवर्धित है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका ये पहला सवाल जो आंकिक प्रश्नों में है वो हल होगा। ये वास्तविक क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पे माइनस का चिन्ह हमने पढ़ा था। आवर्धन में प्लस और माइनस जो होते हैं वो ये बताते हैं कि प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी है। बाकी आवर्धन अपने आप में धनात्मक और ऋणात्मक नहीं होता, आवर्धन तो क्या होगा, 3 है, तो इसका मतलब 3 गुना हो गया। ठीक है बच्चों, सेकंड प्रश्न जो आता है वो है, एक बिंब का उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब दर्पण से 8 सेंटीमीटर पर दिखाई देता है। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, और प्रतिबिंब कहाँ दिखाई दे रहा है, 8 सेंटीमीटर, यानी ये क्या दे रखा है, v। यदि दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है, यानी f भी दे रखा है हमको, तो दर्पण से बिंब की दूरी ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है हमको, u। तो सबसे पहले जैसे करते हैं, जो दिए गए मान है उनको उतारेंगे। प्रतिबिंब की दूरी कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर, फोकस दूरी कितनी दे रखी है, 16 सेंटीमीटर। अब दर्पण कौन सा है, उत्तल। उत्तल दर्पण में ये दोनों ही दूरियां जो होती हैं, बताइए कहाँ होती हैं, दर्पण के दाईं तरफ होती हैं, तो ये कैसी हो गई, धनात्मक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस 8 सेंटीमीटर और प्लस 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ज्ञात क्या करना है हमको, u ज्ञात करना है। यहाँ पर भी दर्पण सूत्र आ गया, क्योंकि यही तीनों मान हमारे से संबंधित हैं इस सवाल से। दर्पण सूत्र से क्या था, दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर है 1/f। क्या ज्ञात करना है, u, तो u को तो इधर रहने देंगे, v को क्या ले आएंगे, इधर की साइड ले आएंगे। तो क्या बन गया हमारा सूत्र, 1/u बराबर है 1/f माइनस 1/v। मान रख दिया किसका, f का और v का, तो यहाँ पे आएगा 1/u बराबर 1/16। ये भी धनात्मक था, ये माइनस का निशान आ गया, और 1/8 ये भी क्या था हमारा, धनात्मक था। अब मैंने बताया था जब भी इस तरह की सिचुएशन में समीकरण को हल करते हैं तो लघुत्तम लेते हैं, तो लघुत्तम हमारा लेंगे तो नीचे क्या आएगा, 16। अब 16 में 16 का भाग दिया तो 1, 1 का 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ गया 1। अब ये निशान आ गया माइनस। अब 8 का इसमें भाग दो 2, 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2 आ गया। अब यहाँ माइनस के 2 हैं और ये प्लस का 1, तो हमारे क्या बचे, माइनस का 1 बचा। तो 1/u बराबर -1 बटे क्या आएगा, 16। अब u ऊपर जाएगा तो 16 भी ऊपर चला जाएगा, तो u बराबर क्या आ गया, -16 सेंटीमीटर। यानी जो बिंब है वो कितनी दूरी पर स्थित है, 16 सेंटीमीटर पर, और किससे, दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। और आपको वैसे भी पता है कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो वस्तु या बिंब होता है वो दर्पण के बाईं तरफ रखते हैं, तो बाईं तरफ वाली सारी दूरियां कैसी होती हैं, ऋणात्मक। तो यहाँ पर ऋणात्मक ये बात सही साबित कर रहा है कि जो ये सवाल आपने सही किया है। और दूसरी बात हम यहाँ लिखेंगे कि वो 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, और कहाँ, दर्पण के बाईं ओर। तो इस तरह से आपका ये वाला सवाल कंप्लीट होगा। ठीक है बच्चों, थर्ड सवाल जो आता है वो है, एक 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से बिंब 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। कौन सा लेंस है, सबसे पहले देखिए उत्तल लेंस। फोकस दूरी दे रखी है कितनी,
30 सेंटीमीटर। बिंब कहाँ रखा गया है? 60 सेंटीमीटर की दूरी, यानी ये हो गया u और ये हो गया क्या? f। यदि बिंब की ऊंचाई मतलब h भी दे रखा है भाई यहाँ पे, तो बिंब की ऊंचाई h यानी कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब की स्थिति और स्वरूप बताइए। स्थिति तो समझ ही गए, यहाँ पे क्या बतानी है हमको? v बतानी है। और स्वरूप से मतलब हो गया, जब यहाँ पे ऊंचाई दे रखी है तो स्वरूप का मतलब आवर्धन समझ लीजिएगा, या फिर आप समझ सकते हैं क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई भी हमको बतानी है। समझे बच्चे? तो यहाँ पर वही जो दे रखा है और फिर जो पूछा जाना है। तो पहला फोकस दूरी दे रखी है कितनी? 30 सेंटीमीटर लिख लिया। बिंब की दूरी 60 सेंटीमीटर, बिंब की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। अब ये धनात्मक होंगी या ऋणात्मक, ये हम डिसाइड करेंगे। वो किससे होगा? लेंस देख के या दर्पण देख के। क्या है? यहाँ उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस कौन सा था? आपको ध्यान है? इस तरह वाला था। तो ऐसे वाले लेंस के लिए फोकस दूरी किस तरफ होती है? दाईं तरफ लेंस के। तो इसलिए ये क्या हो गई? धनात्मक। वस्तु कहाँ रखी जाती है? बाईं तरफ। तो ये दूरी कैसी हो गई? ऋणात्मक। अब वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर होती है, तो मुख्य अक्ष के ऊपर की जो ऊंचाइयां होती हैं वो धनात्मक होती हैं, तो इसकी हाइट जो हो गई वो क्या हो गई? धनात्मक हो गई। यहाँ पर भी सबसे पहले हमें क्या निकालना है? प्रतिबिंब की दूरी, और फिर क्या निकालना है हमें? h डैश यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो सबसे पहले v का मान निकालने के लिए हम लेंस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या है हमारा? 1/v माइनस 1/u बराबर है 1/f। अब इस लेंस सूत्र में आप देखिएगा कि यहाँ पर आपको क्या निकालना है? हमें क्या निकालना है? v। तो v को तो इधर ही रहने देंगे और जो बाकी बचा हुआ है उसको हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो हमारा सूत्र क्या बन गया? 1/v बराबर है 1/f प्लस 1/u। आपने यहाँ देखा था 1/u माइनस का था, पर बराबर के उधर गया तो किसका हो गया? ये प्लस का हो जाता है। तो हमारा सूत्र बन गया 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u। अब इसमें f और u का हम मान रख देंगे। f का मान और u का मान कितना है? f प्लस 30, u है माइनस 60। तो मान रख दीजिएगा आप। 1/v बराबर है 1/30, f की जगह आ गया प्लस 1/-60। ये हमारा किसका था? प्लस का, इसलिए निशान लगाने की जरूरत नहीं है। और ये हो गया 1/60 यानी ये माइनस का है, तो इसको हमने किस में ले लिया? ब्रैकेट में। अब इसको हल करेंगे तो पहले तो ब्रैकेट हटाएंगे। तो जब ब्रैकेट हटाया तो 1/v बराबर 1/30 माइनस 1/60, यानी ये प्लस और माइनस जब आपस में गुणा करेंगे तो क्या निशान आएगा? माइनस का निशान आएगा। तो यहाँ पे माइनस 1/60 आ गया। अब इसका लघुत्तम लेंगे, आपको पता ही है कि इनको कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या ले लिया हमने? 60 ले लिया लघुत्तम। 30 का 60 में भाग दोगे तो 2 आया, 2 का इस 1 से गुणा करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। और ये 1 किसका है? प्लस का, तो यहाँ पे भी 2 किसका है? प्लस का। प्लस का निशान हम लगाते ही नहीं है। फिर इसके बाद ये माइनस है तो यहाँ माइनस आ गया, और जब इस 60 का भाग इस 60 में दोगे तो 1 बार गया, और 1 का 1 से गुणा करोगे तो यहाँ आ गया 1। तो अब इसमें देखिए आप, माइनस का 1 और प्लस का 2, किसका ज़्यादा है? प्लस का। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/v बराबर है 1/60। अब इसका v का मान निकालेंगे तो ये हो जाएंगे उल्टे। तो क्या हो जाएगा? v बराबर है 60 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है ये बताना है, और क्या बताना है? कितनी दूरी पर बन रहा है। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना, यानी कहाँ बना? 60 सेंटीमीटर पर। तो हम लिखेंगे अतः प्रतिबिंब लेंस से 60 सेंटीमीटर पर और दाईं ओर बनेगा। दाईं ओर क्यों? क्योंकि ये कैसा है? धनात्मक है। तो धनात्मक चिन्ह बता रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? लेंस के दाईं ओर बन रहा है। और कितनी दूरी पर बन रहा है? 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। तो पहली चीज तो हमने ज्ञात कर ली। हमसे यहाँ पे जो पूछी थी हम लोगों से, देखिए आप इसमें देखिएगा, पहली चीज क्या पूछी थी हमसे? v का मान। तो ये तो हमने बता दिया क्या है? 60 सेंटीमीटर। और कहाँ है? दाईं ओर है। अब हमें क्या बताना है? h डैश का मान। तो h डैश के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? इस फॉर्मूले का। ध्यान आ गया आपको? क्योंकि हम m बराबर h डैश अपॉन h नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें m का मान नहीं पता। तो यहाँ पर जो हमें मान पता है उस हिसाब से v का मान हमने निकाल लिया, u पता है और h पता है, और निकालेंगे किसका? h डैश का। तो हमारा फॉर्मूला बन गया h डैश बराबर है, ये h ऊपर चला गया, v इंटू h बटे u। अब h डैश बराबर क्या होगा? आप मान रख दीजिएगा। v का मान हमारा 60 सेंटीमीटर आया था। हाइट कितनी थी बिंब की? 3 सेंटीमीटर थी। और u का मान माइनस 60 सेंटीमीटर था।
यहाँ पर ये मान रख के जब आप इसको हल करेंगे तो 60 से 60 कितनी बार कटेगा, एक बार। अब ये माइनस के हैं तो माइनस तो रहेगा यहाँ पे, तो अब यहाँ पे h डैश बराबर क्या आ गया, -1 गुणा 3, तो हमारा उत्तर आया -3 सेंटीमीटर। इसका मतलब वस्तु की हाइट कितनी है, प्रतिबिंब की हाइट कितनी है, -3 सेंटीमीटर। माइनस इसलिए है क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ बन रहा है, और 3 सेंटीमीटर क्या है, उसकी हाइट है। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर ऊंचाई का है, वास्तविक व उल्टा बनेगा, क्योंकि आपको पता है मुख्य अक्ष के नीचे जो प्रतिबिंब बनते हैं वो उल्टे होते हैं और कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। तो ये हमारा क्या निकल आएगा, h डैश निकल आएगा। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न क्या होगा, कंप्लीट होगा। 4th क्वेश्चन है, एक बिंब उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। उत्तल लेंस है आपका, ध्यान रखिए, और कौन रखा हुआ है, बिंब यानी वस्तु। तो और ये दूरी, इसका मतलब क्या हो गई, u हो गई। यदि लेंस की फोकस दूरी दे रखी है आपको, यानी स्मॉल f 40 सेंटीमीटर हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी आपको v निकालना है और स्वरूप यानी आवर्धन निकालना है। अब इस सवाल में जो दिया हुआ है उसको रख लिया हमने। बिंब की दूरी हमको दे रखी है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, फोकस दूरी दे रखी है 40 सेंटीमीटर। अब ये दोनों पर निशान क्या आएंगे, तो कार्तीय चिन्ह प्रणाली के अनुसार अपन लोग देख लेंगे। कौन सा लेंस है हमारा, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के लिए सबसे पहली बात तो बिंब दूरी तो चाहे कोई भी हो बाईं तरफ ही होगी, तो ये कैसी होगी, ऋणात्मक। तो ये ऋणात्मक आ गया 10 सेंटीमीटर। फिर फोकस दूरी, उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी कहाँ होती है, दाईं तरफ होती है, तो इसलिए ये कैसी आ गई हमारी, +40 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है v और आवर्धन निकालना है हमको m, ये लिख लिया हमने। यहाँ पर v निकालना है, इन तीनों के इस्तेमाल से वही लेंस का सूत्र का इस्तेमाल होगा। तो लेंस सूत्र से क्या है, लेंस सूत्र 1/v - 1/u बराबर है 1/f, ये सूत्र है। अब इसमें क्या निकालना है हमको, v, तो v तो इधर ही रखेंगे, ये वाली चीज़ जो है वो इस तरफ आ जाएगी। तो जब बराबर के दूसरी तरफ आएंगे तो निशान परिवर्तित हो जाएंगे। तो क्या सूत्र बनेगा हमारा, 1/v बराबर है 1/f + 1/u, ये बन गया हमारा नया सूत्र। अब इसमें हम क्या करेंगे, f और u के मान रख देंगे। f कितना है, +40, u कितना है, -10, तो यहाँ पे मान रख दीजिएगा। 1/v बराबर है 1/40, ये किसका था, प्लस का था, और प्लस का निशान ये आ गया, और 1/-10 जो u का मान है। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1/v बराबर है 1/40, माइनस कैसे आया, ये और ये निशान जब आपस में गुणा करेंगे तो माइनस का निशान आएगा और 1/10 आ जाएगा। यहाँ पे यहाँ लघुत्तम ले लिया, 40 आया। अब 40 का 40 में भाग दिया एक बार, 1 का 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 1, ये प्लस का ही है, आप देख ही रहे हैं यहाँ पे। अब ये माइनस का निशान आ गया, 10 का 40 में भाग दीजिए, 4 बढ़ जाएगा, 4 का 1 में ऊपर गुणा कीजिएगा तो कितना आया, 4। तो ये 4 माइनस के और 1 किसका है, प्लस का, तो हमारा क्या बचेगा, -3। तो 1/v बराबर हो गया -3/40। अगर v का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, v बराबर है, उल्टा हो जाएगा इसका, -40/3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या था, 3/40 था, तो वहाँ v का मान, हम v को ऊपर ले जा रहे हैं तो 40 को भी क्या करना पड़ेगा, हमें ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो हमारा क्या आ गया, v बराबर है -40/3 आ गया। अब 3 का जब भाग दोगे 40 में तो कितना आएगा, v का मान -13.33 सेंटीमीटर, यानी v मतलब प्रतिबिंब की जो लेंस से दूरी है वो कितनी है, 13.33 सेंटीमीटर है। और ये माइनस का निशान क्या बताता है कि प्रतिबिंब लेंस के बाईं तरफ बन रहा है। तो आप यहाँ लिखेंगे, अतः प्रतिबिंब लेंस से बाईं ओर 13.33 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो पहली चीज़ तो हमारी आ गई कि v का मान, ठीक है। दूसरी चीज़ m का मान यानी आवर्धन निकालना है। अब हमारे पास v का मान भी है और u का मान भी है, तो आवर्धन के लिए हम कौन सा सूत्र इस्तेमाल करेंगे, m बराबर है v/u, और ये लेंस है इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, यहाँ आएगा v/u, m बराबर। तो m बराबर v का मान कितना है, -13.33 लिख दिया है यहाँ पे, और u का मान कितना था, -10, तो माइनस तो कट गए। अब जब इसका भाग दोगे तो कितना आएगा, प्लस का 1.33 आएगा। अब ये 1.33 क्या हो गया, आवर्धन हो गया, और प्लस का निशान क्या बता रहा है बच्चों आपको कि प्रतिबिंब कैसा है, आभासी। तो यहाँ लिखेंगे, अतः प्रतिबिंब बिंब से 1.33 गुणा आवर्धित है और कैसा है, आभासी, और आभासी प्रतिबिंब कैसे होते हैं, सीधे। तो यहाँ पर हम ये लिख देंगे,
तो इस तरह से हमारा ये वाला सवाल कंप्लीट होगा। नेक्स्ट आता है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो यानी फोकस दूरी स्मॉल f। यदि एक बिंब कितनी दूरी पर रखा है? 20 सेंटीमीटर, तो ये हो गया स्मॉल u। तो प्रतिबिंब की स्थिति और स्वरूप ज्ञात कीजिए, यानी v बताना है और हमको क्या बताना है? m बताना है। समझ गए बच्चों? अब यहाँ पे सबसे पहले दिए हुए मान लिख लीजिएगा। फोकस दूरी दे रखी है 30 सेंटीमीटर, बिंब की दूरी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। कौन सा दर्पण है ये? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के हिसाब से हम यहाँ पर चिन्ह लगा लेंगे कार्तीय प्रणाली को अपनाकर। फोकस दूरी अवतल दर्पण की किस तरफ होती है भाई? बाईं तरफ होती है। तो जब बाईं तरफ होती है तो इसके आगे आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। इसी तरह से बिंब की दूरी भी क्या है? बिंब कहाँ रखा जाता है? बाईं तरफ। तो ये दूरी भी कैसी हो गई? माइनस में हो गई। अब यहाँ दर्पण है तो किस सूत्र का इस्तेमाल करोगे? दर्पण सूत्र का, क्योंकि ये तीनों दर्पण सूत्र में आते हैं। अब v का मान निकालने के लिए पहले दर्पण सूत्र लिखा, 1/v + 1/u बराबर है 1/f। निकालना हमको ये है तो हम इसको इधर ले जाएंगे, तो 1/v बराबर है 1/f - 1/u। अब यहाँ पर f और u के मान ये जो दे रखे हैं उनको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या आएगा भाई? 1/v बराबर आ गया 1/-30, ये ब्रैकेट में आएगा, फिर यहाँ पे माइनस का निशान, 1/-20 ये भी ब्रैकेट में आएगा। आप पीछे देख लीजिएगा, यहाँ किसका निशान आ गया था? प्लस की जगह माइनस का आ गया था, तो वहाँ पर भी क्या आएगा? माइनस का निशान आएगा। ठीक है बच्चों? अब इनको हल करने के लिए मैंने बताया, जैसे ब्रैकेट हटाएंगे सबसे पहले, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या आ गया? 1/v बराबर है, ये माइनस ऊपर चला गया, -1/30। अब ये माइनस और ये माइनस जब गुणा करेंगे तो क्या हो गए? प्लस आ जाएगा 1/20। यहाँ इनका क्या लिया जाएगा? लघुत्तम 60 आ गया। 60 में 30 का भाग देंगे तो कितने बार गया? 2 बार। 2 का गुणा जब 1 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2। और माइनस का क्यों? क्योंकि यहाँ पे निशान किसका है? माइनस का है, तो यहाँ आ गया -2। अब ये प्लस का निशान, 20 का इसमें भाग दिया, 3 बार गया, 3 का 1 से गुणा किया तो 3 आ गया। यहाँ पर माइनस के कम है, प्लस के ज़्यादा हैं, तो क्या बचा हमारा? 1 बचा, तो हमारा हो जाएगा 1/v बराबर है 1/60। तो v का मान कितना हो गया? 60 सेंटीमीटर। यानी v प्रतिबिंब जो है वो कितनी दूरी पर है? 60 सेंटीमीटर की दूरी पर है। किससे है? दर्पण से। और ये प्लस का निशान क्या बता रहा है? बताइए। यानी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के दाईं तरफ बन रहा है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा। या यहाँ ये नहीं लिखेंगे, आवर्धन में बता देंगे। यहाँ हमें ये तो लिखना ही पड़ेगा कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बन रहा है? 60 सेंटीमीटर। और कहाँ बन रहा है? दर्पण के दाईं तरफ, तो लिख दिया। अतः प्रतिबिंब दर्पण से दाईं ओर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है या बनेगा। अब हम निकालेंगे आवर्धन। आवर्धन का वही सूत्र, क्योंकि v निकाल लिया, u दे रखा है हमें, तो m बराबर है -v/u। क्योंकि ये दर्पण है इसलिए यहाँ पे किसका निशान आया? माइनस का निशान आया। यहाँ पर m बराबर क्या था भाई? m बराबर v/u था माइनस के, तो यहाँ पर v का मान कितना है हमारा? -60 और u का मान कितना है? -20। -60 कैसे आया भाई? आप देखिए, यहाँ पे तो 60 सेंटीमीटर किसका आया था? प्लस का आया था, पर जब हमने v का मान रखा तो सूत्र में ये जो माइनस है इसको हमने ऊपर ले लिया, तो ये आ गया -60 बटे ये u का मान तो ऑलरेडी दे रखा है -20। माइनस माइनस क्या हो गए? कट गए, ये कट गए। 20 का भाग इसमें दोगे तो कितनी बार गया? 3 बार। तो हमारा आंसर जो आएगा आवर्धन का वो आएगा +3। यानी प्रतिबिंब 3 गुना है और कैसा है? आभासी है। तो लिखेंगे अतः प्रतिबिंब बिंब से 3 गुना आवर्धित है। 3 गुना आवर्धित, क्योंकि आवर्धन निकाल रहे हैं। आभासी और कैसा है? सीधा है। ये प्लस का निशान क्या बता रहा है? आभासी है। और आभासी प्रतिबिंब कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। तो इस तरह से हमारा ये वाला भी सवाल हल हो गया। अब नेक्स्ट सवाल क्या आएगा? है ना सरल सवाल? देख लो कितने सरल हैं सवाल, तो आप आसानी से इनको कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह समझ में भी आ रहे होंगे, मैं जानती हूँ। और ये सवाल बहुत सरल हैं यदि आप इनको पढ़ के समझ जाएं तो। अब हमारा नेक्स्ट सवाल हम पढ़ते हैं फिर से और समझते हैं क्या कह रहा है हमसे। अवतल लेंस से सम्मुख रखे बिंब का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर पर बनता है। यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो तो लेंस से बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए।
अब इस प्रश्न में आप फिर से देखिएगा कि अवतल लेंस क्या है, हम यही देखते चले आ रहे हैं सारे प्रश्न में, तो इसमें भी फिर से वही देखेंगे कि अवतल लेंस दिया हुआ है, यानी कौन सा लेंस ले रहे हैं, अवतल लेंस। उसके सामने वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा है, 10 सेंटीमीटर, यानी ये हमारा किसका मान दे दिया, v का मान दे दिया। अवतल लेंस की फोकस दूरी यानी स्मॉल f क्या है, 15 सेंटीमीटर है। तो हमको क्या बताना है, बिंब की दूरी यानी u का मान बताना है। तो वही तरीका जैसे हम करते चले आ रहे हैं, सबसे पहले दिए हुए मान लिखेंगे। प्रतिबिंब दूरी कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। तो ये धनात्मक होंगी या ऋणात्मक, आप ध्यान करिए। अवतल लेंस के अंदर जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं सब किधर बनते हैं, लेंस के बाईं तरफ। आप अगर याद नहीं आए ना तो उसी समय पर लेंस बनाकर थोड़ा सा देख लीजिएगा कि ये प्रकाश की किरण गई, ये प्रकाश को अपसारित करेगा, तो ये पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो कहाँ, F बिंदु पे मिलेगी, तो कहाँ है, ये बाईं तरफ ही है। तो इस तरह से क्या बनेगा, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये हमारा कंफर्म हो गया कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, बाईं तरफ, तो इसलिए ये दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। अब प्रतिबिंब जब इधर है तो फोकस दूरी भी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो ये हो गई हमारी -15 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करना है, u का मान, जो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब इन तीनों के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ लेंस है तो लेंस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। अब इस लेंस सूत्र का क्या सूत्र है, 1/f बराबर है 1/v माइनस 1/u। इसको हम ब्लॉक में लिख देंगे क्योंकि ये हमारा सूत्र है, इसे हमें हाईलाइट करना है। अब हमको ज्ञात क्या करना है, u ज्ञात करना है। तो u को इधर ले आएंगे और f को इधर ले जाएंगे। तो 1/f जब उधर जाएगा तो ये किसका है, प्लस का, तो ये तो हो जाएगा माइनस का। और ये 1/u किसका है, माइनस का। जब इधर आएगा तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो किस तरह से हमारा सूत्र बन गया, 1/u बराबर है 1/v माइनस 1/f। अब v और f का हम मान रख देंगे। क्या था मान हमारा, v का मान है -10 और f का मान है -15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने मान रख दिए, 1/u बराबर है 1/-10, इसको कोष्टक में कर दिया, फिर माइनस, फिर 1/-15, f की जगह हमने ये लिख दिया। सबसे पहले हम हल करते हैं तो क्या करते चले आ रहे हैं हम लोग, अभी कोष्टक खोलेंगे। तो हमने यहाँ पे कोष्टक खोल लिए, तो 1/u बराबर हो गया, ये माइनस ऊपर चला गया कोष्टक खुलने से। अब 1/10 रह गया प्लस, ये प्लस कैसे आया, ये माइनस और ये माइनस आपस में गुणा करेंगे तो ये प्लस हो गया और 1/15 आ गया। इसको हल करेंगे तो वही लघुत्तम लेंगे, 30 लघुत्तम आ गया इसका, 10 का 30 में भाग दिया, 3 बार गया, गुणा किया 1 से तो 3 आ गया। अब ये किसका है, माइनस का, तो ये हो गया -3। ये प्लस का निशान आया, 15 का 30 में भाग दिया, कितनी बार गया बताइए, 2 बार। 2 का गुणा हम किससे करेंगे, 1 से, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 ही आएगा, तो हमने 2 लिख दिया और ये किसके हो गए, हमारे प्लस के हो गए। अब जब इसको हल करेंगे तो ये माइनस के 3 और ये प्लस के 2, तो हमारा कितना बचेगा, -1। तो 1/u बराबर -1/30 हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ पर u बराबर क्या हुआ, -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब u यानी बिंब की दूरी, तो हम लिख सकते हैं अतः बिंब लेंस के बाईं ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा। 30 सेंटीमीटर दूरी हो गई और माइनस क्या बता रहा है कि बाईं ओर रखा जाएगा। तो इस तरह से आपका ये छठा प्रश्न हल होगा। अब हम आते हैं 7वें प्रश्न पर। 7वां प्रश्न है आपका, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की आवर्धनता ज्ञात कीजिए। यानी हमको क्या ज्ञात करना है, m किसकी, उत्तल लेंस की। जबकि लेंस से वस्तु का सीधा प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। अब यहाँ पर कोई भी दूरी तो दे ही नहीं रखी भाई हमको, ना v दे रखा ना u दे रखा, कैसे देंगे, हमें मान तो कोई दे ही नहीं रखा, पर एक चीज दे रखी है, आप देखिए न्यूनतम दूरी किसकी, स्पष्ट दृष्टि की। तो आपको पता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो निकट बिंदु है वही दूरी है जो क्या होगी आपकी 25 सेंटीमीटर। अब इस 25 सेंटीमीटर पर क्या हो रहा है, सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। केवल प्रतिबिंब मत देखिए, क्या देखिए, सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। तो जब सीधा प्रतिबिंब बन रहा है स्पष्ट दृष्टि का, तो कितने पे बन रहा है, 25 सेंटीमीटर पे। तो हमारा v का मान आ गया है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे दिए हुए मान लिखेंगे। हमारे को उत्तल लेंस की फोकस दूरी दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर, तो हमने लिख ली 10 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस से जब भी प्रकाश जाता है तो दूसरी तरफ, दाईं तरफ जाके अभिसारित होता है, तो ये किस में आएगी, प्लस में आएगी। अब v हमारा कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर यानी न्यूनतम दूरी, तो ये प्लस में होगा या किस में होगा, माइनस में होगा। ये कैसे पता चलेगा भाई उत्तल लेंस से, यहाँ पर देखिए एक चीज़ दे रखी है, इशारा हमको सीधा प्रतिबिंब, मैंने कहा था। तो सीधा प्रतिबिंब उत्तल लेंस से कब बनता है,
सिक्स्थ स्थिति में जब प्रतिबिंब बाईं तरफ बनता है तो इसीलिए हमने यहाँ क्या निशान लगाया, माइनस का निशान लगाया। अब हम ज्ञात क्या करेंगे, m को ज्ञात करेंगे। तो सूत्र रखेंगे लेंस का, 1/f बराबर है 1/v माइनस 1/u। ज्ञात क्या करना है हमको, m, और दिया है हमको f और v। तो फिर हम लेंस सूत्र का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं जब m ज्ञात करना है हमको? वो इसलिए क्योंकि m ज्ञात करने के लिए हमारे पास v तो है पर u नहीं है। दूसरा सूत्र h और h डैश में से दोनों में से कोई नहीं है, पर हमारे पास फोकस दूरी है। तो जब हमारे पास ये दोनों हैं तो इन दोनों को इस सूत्र में रख के हम किसका मान ज्ञात कर सकते हैं, u का मान निकाल सकते हैं। और जब u आ जाएगा तो u और v से हम किसका मान निकाल लेंगे, m का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले u का मान निकालने के लिए हमने सूत्र रखा और u निकालना है तो वही u इस तरफ आ जाएगा 1/u और 1/f उस तरफ चला जाएगा। तो हमारा सूत्र क्या बनेगा, 1/u बराबर है 1/v माइनस 1/f। अब इसमें हम मान रख देंगे v का और f का। 1/u बराबर 1/-25 जो v का मान था निकट बिंदु, और माइनस का निशान ये आ गया, और 1/10 ये आ गया, क्योंकि ये किसमें थी फोकस दूरी, आप देख लीजिएगा धनात्मक थी फोकस दूरी, तो इसलिए वो हम कैसे लिखेंगे, केवल 1/10 ही लिखेंगे। अब 1/u बराबर इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस ऊपर आ गया और 1/25 आ गया, माइनस 1/10, ये माइनस ही वाला उतर आया यहाँ पे। लघुत्तम लिया, यहाँ 50 आ गया, 25 का 50 में भाग दोगे 2 बार गया, 2 का 1 से गुणा किया तो यहाँ पे 2 आ गया, और ये किसका आया, माइनस का। अब इसी तरह से 10 का 50 में भाग दिया तो 5 बार गया, 5 का 1 से गुणा किया तो कितना आया, 5 आया, और वो भी किसका आया, ये माइनस का। अब यहाँ पे माइनस के 2 और माइनस के 5 दोनों माइनस के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, और जुड़ के क्या बन गए, ये -7। निशान तो लगाना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस के हैं। अब 1/u बराबर -7 आ गया हमारा 50। तो u बटे क्या हो जाएगा, u बराबर क्या हो जाएगा, -50/7, क्योंकि जब हम u को ऊपर लाएंगे तो 50 नीचे वाली संख्या ऊपर आ जाएगी, यानी 50 ऊपर आ जाएगा और 7 नीचे चला जाएगा। अब हम देखते हैं हमारे पास u का मान तो आ गया, तो m कैसे निकालेंगे, यानी आवर्धनता कैसे ज्ञात करेंगे लेंस की। m बराबर है v/u। यहाँ पर v का मान हमको दे रखा है -25 और u का मान हमारे पास आ गया, क्या आया है देख लीजिएगा, -50/7। तो इसको रख दिया हमने -50/7। तो आप ध्यान रखिए कि ये जो मान है किस तरह से आया वास्तव में, -25/-50/7। तो जब नीचे तीसरी लाइन में जब कुछ आ रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, बटे की संख्या को ऊपर ले जाते हैं, इसलिए ये ऊपर यहाँ पे गुणा कर रहा है। और जब आप इसको हल करेंगे तो पहली बात तो माइनस माइनस कट गए, फिर 25 दूनी 50 और 2 का 7 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 3.5, यानी आवर्धनता कितनी हुई लेंस की, 3.5। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः लेंस की आवर्धनता 3.5 होगी। इस तरह से ये हमारा आखिरी आंकिक सवाल खत्म होता है। ठीक है बच्चों, चैप्टर आपका खत्म। बहुत अच्छी तरह से याद करिएगा, ये बहुत स्कोरिंग पार्ट है आपका, और इसमें से छोटे और बड़े सभी प्रकार के प्रश्न आएंगे। बहुत आसान है यदि आप प्रैक्टिस कर लें चित्रों की और एक बार इसको ध्यान से और समझ कर पढ़ लें तो। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।